What we discussed yesterday, थोड़ा सा recap. Scope of supply. Schedule 1, first left से start करते हैं. Supply includes all forms of supply of goods or service such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal with consideration. With consideration. Import service with or without consideration in the course of furtherance of business. Schedule 1, activities without consideration, 4 activities deemed to be supply. Schedule 2, activities and transactions that are supply of goods or supply of service. Schedule 3, activities not a supply, neither supply of goods nor supply of service. Activities by government or LA as public authorities notified by government on GST Council recommendations. Right? So कल हमने क्या डिस्कस किया था एक्चुअली सप्लाई के बारे में, ये चार्ट डिस्कस किया था. सो 7.1a बोलता है डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन. 7.1b इंपोर्ट, 7.1c शेड्यूल 1, जो 4 आइटम जो आपका विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई माना जाएगा. 7.1a बोलता है कि अगर जो 7.1abc में आता है तो आप चेक करो कि शेड्यूल 2 में वो गुड्स है या सर्विस. 7.2 बोलता है कि शेड्यूल 3 नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. और 7.3 में पावर है कि गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन लाके बता सकता है कि क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है. सो दिस इज द सप्लाई विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे. अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. सप्लाई में एक छोटा सा एडवांस रूलिंग. कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एडवांस रूलिंग बाय कर्नाटका. मैं हिंदी में बता रहा हूं. ये क्या बोला कि कोलंबिया एशिया की हेड ऑफिस बैंगलोर में है, लेट्स से वो कर्नाटका स्टेट में आता है. सो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड है और वो वहां पर बैठ के अक्रॉस इंडिया उसकी जितनी भी यूनिट्स है, जैसी भी यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया, उनको बैकहैंड सपोर्ट देती है. सो टेक्निकल सपोर्ट, एनालिसिस सपोर्ट, रिपोर्ट जो भी है वो यहां से ऑपरेट होती है, सब कुछ यहां से होता है. सो कर्नाटका गवर्नमेंट के पास गए और कर्नाटका ने बोला कि आप जो ये सर्विस दे रहे हो फ्रॉम हेड ऑफिस टू ए ब्रांच ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. जो आप एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो, ये एम्प्लॉइज को आप हायर करके आप यहाँ काम करवा रहे हो, वो सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, नो इश्यूज. बट जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस दे रही है उसमें जीएसटी लगेगा. फ्रेंड्स, जब ये ट्रिपल AR में गया तो क्या बोला गया? The appellant is providing a service to its other distinct units by way of carrying out activities such as accounting, administrative work, etc., with the use of the services of the employees working in the IMO, that is Indian Management Office, the outcome of which benefits all the units, and such activity is to be treated as a taxable supply in terms of entry 2 of Schedule 1. Schedule 1 में जो अपने पढ़े थे रिलेटेड पार्टीज का आइटम नंबर 2, उसमें वो बोला कि टैक्सेबल होगा. फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर दूं, ये वाला देख पाओ अगर आप. शेड्यूल 1 आइटम 2, सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो इसके तहत वो बोल रहा है कि यस, अपहोल्ड कर रहा है, मतलब एग्री कर रहा है कि यस, जो जूनियर लेवल एडवांस रीडिंग ने जजमेंट दिया है हम भी उसी में एग्री कर रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि again, this advanced ruling is only applicable to Columbia Asia because they applied for advanced ruling. It is not to be referred for us as in a general terms, but we have to understand this judgment to understand the intent of the law. As law क्या सोच रहा है, law कहां तक जा रहा है, right? तो आप हेड ऑफिस में एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ब्रांच ऑफिस में, सो वो भी सप्लाई मानी जाएगी. आगे चलते हैं. तो सप्लाई एक बार एक टच अपॉन कर लिया अपने, कल क्या क्या डिस्कस किए थे, एंड दिस वाज अ जजमेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर. अब से स्टार्ट कर रहे हैं भूमिका ऑफ मिक्स सप्लाई.
नाउ ओके ओके फ्रेंड्स, आई बिलीव आज कोई दिक्कत है। हम सुबह से चौथा वेबिनार ले रहे हैं एंड हर वेबिनार में कुछ ना कुछ इश्यू हो रही है, मेरे यानी सब जगह। सो मुझे लग रहा है आज कोई दिक्कत है, राइट? तो सॉरी, प्लीज स्टे विद अस, राइट? सो फ्रेंड्स, अब कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ऐसे आप मुझे टोक देना, मैं चैट ऑफ नहीं कर रहा हूँ आज। सो वी विल बी इन लाइन कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का बेसिक पूरा क्या है, एंड इट्स आई विल ट्राई एंड नरेट इट एज अ स्टोरी, राइट? सर, कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिफाइंड है। आई हैव स्किप्ड दिस इंटेंशनली yesterday because I want to cover it today. I want to cover it today. Friends, just hold on, huh? Just hold on. Okay, perfect. So now section 2 subsection 30 में क्या बोला हुआ है? Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies. Friends, please take a note. दो या दो से बेसी, मतलब मिनिमम दो रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स मिनिमम दो रिक्वायर्ड है। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज of goods or service or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. Friends, ये लाइन जो है ना, वर्ड है ना, in the ordinary course of business is a very normal और general word, बट जब अपने बात करेंगे इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। In the ordinary course of business, one of which is a principal supply. वापस पढ़ लेते हैं। एक टैक्सेबल आदमी अगर कोई चीज सप्लाई कर रहा है जिसमें एक से बेसी, मतलब मिनिमम दो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए ऑफ गुड्स और सर्विस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, which are naturally bundled and in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. उस सब में से एक को प्रिंसिपल सप्लाई होना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप सेलफोन लेने आते हो, सर एकदम मेरे साथ है ना, आप सेलफोन लेने आते हो और आप मुझे बोलते हो कि अभिषेक फोन दे दो, मैंने फोन दिया। फिर आप बोलते हो या फोन का चार्जर दिया, फोन का ईयरफोन सर दिया, फोन का स्क्रीन गार्ड सर दिया। तो मैंने आपको फोन दिया, स्क्रीन गार्ड दिया, चार्जर दिया, हेडफोन दिया, प्रिंसिपल सप्लाई फोन, बिकॉज आप अल्टीमेटली मेरे से लेने आए थे फोन। बाद में लेना पड़ेगा बट अल्टीमेटली आप लेने आए थे मेरे से फोन, क्योंकि कल आप आके सिर्फ चार्जर ले सकते हो, कल आप आके सिर्फ हेडफोन ले सकते हो। सो प्रिंसिपल सप्लाई हो गया फोन। कमिंग टू द वर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंड्स प्लीज समझिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं कि एज अ शॉपकीपर मैं अपना बिजनेस कैसे रन करता हूं। इट इज एक्सटेंडेड कि वो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वो इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो काम कैसे होता है। प्लीज, अगर मैं आपको सोचने के लिए बोलूं कि मेडिकल इंडस्ट्री में दवाई, वहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर में स्पेसिफिक मशीन्स होती है, स्पेसिफिक चेकिंग के लिए प्रोडक्ट्स होती है। तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग तरीका है। प्लाईवुड इंडस्ट्री में अलग तरीका है, केमिकल इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अलग तरीका है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 रुपए में माल जाएगा, टारगेट पूरा कर लोगे तो मैं 10 रुपए का क्रेडिट नोट दूंगा, तो अलग तरीका है। तो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो उस इंडस्ट्री का क्या ऑर्डिनरी कोर्स है वो समझना है अपने को। इलस्ट्रेशन लेते हैं। Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply. सर, आपने माल पैक किया, माल को इंश्योरेंस कराया और मुझे ट्रांसपोर्ट कराया, तो आपने एक्चुअली मुझे क्या क्या सप्लाई किया? माल सप्लाई किया, पैकिंग मटेरियल के साथ सप्लाई किया, इंश्योरेंस करा के सर्विस दिया और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया। तो आपने दो गुड्स दो सर्विस दे दी।
तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स, मेरा मेन एजेंडा क्या था आपसे मंगवाने का, गुड्स, इट्स अ प्रिंसिपल सप्लाई, राइट। सर अभी और कुछ नहीं, क्या होगा कंपोजिट में, क्या होगा मिक्स में, कुछ दिमाग नहीं लगाते, ये तो मेरे संग चलते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई, व्हाट इज, अभी जो हमने लास्ट में बोला प्रिंसिपल सप्लाई, तो व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई of goods or service which constitutes the predominant element, word is predominant element, of a composite supply, and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. फोन आपने प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, बाद बाकी एंसिलरी है। सामान आपने भेजा वो प्रीडोमिनेंट है, इंश्योरेंस, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंसिलरी है, राइट। तो प्रिंसिपल सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, यहां पे दो है सर, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। यहां पर टैक्सेबल नहीं लिखा हुआ है, सामने में टैक्सेबल था, कंपोजिट में टैक्सेबल था, यहां पर टैक्सेबल लिखा हुआ नहीं है। और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको चेक करने बोलूं सर क्या होगा, कंपोजिट होगा तो क्या होगा, मिक्स होगा तो बाद में बात करेंगे। मैं बता रहा हूं कि अगर आपको मैं जज करने बोलूं कि जो सेलफोन आपने खरीदा उसमें आपका चार्जर भी था, सील पैक्ड बॉक्स में चार्जर, स्क्रीन गार्ड, हेडफोन सब था, बैटरी भी थी, तो इज इट अ कंपोजिट सप्लाई और इज इट अ मिक्स सप्लाई? सो आपको पहले तो चेक करना है कि कंपोजिट है या नहीं। अगर कंपोजिट नहीं है तभी अपने मिक्स को चेक करने आ सकते हैं, बिकॉज लिखा हुआ है where such supply does not constitute a composite supply। तो इसका मतलब अगर दो टैक्सेबल सर्विस मिनिमम नहीं है, क्या कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो अपने को पहले उनकी कंपोजिट सप्लाई की पैरामीटर्स चेक करनी पड़ेगी। वो उसमें से एक भी क्रॉस हो गया देन ओनली वी कैन कम टू मिक्स सप्लाई। इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ डेफिनेशन में? a supply of a package consisting of canned foods, sweets, दिवाली का ट्रे जो देते हैं आपने, canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price। कितना रुपए का ट्रे भैया? 1000 रुपए का ट्रे है, सिंगल प्राइस, is a mixed supply। Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other। Please note, each of the supply can be supplied separately। आप कोल्ड ड्रिंक अलग से ले सकते थे, चॉकलेट अलग से ले सकते थे, बट एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि एक संग देना है। It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately। आपने ट्रे लिया, 1000 रुपए का ट्रे, मिक्स सप्लाई। अगर आप 10 पीस कोल्ड ड्रिंक और 10 पीस चॉकलेट अलग अलग से ले लेते हो तो वो मिक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले वापस रिकैप करते हैं, कंपोजिट सप्लाई में क्या क्या कंडीशंस हैं। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, कॉम्बिनेशन देयर ऑफ नेचुरली बंडल्ड in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। For example, your seal packed mobile phone, फोन लेने आए, फोन 12 पर मेन जो है अपना फोन प्रिंसिपल सप्लाई है, चार्जर, बैटरी सब हमारा एंसिलरी सप्लाई है। व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? जो प्रीडोमिनेंट है। एंड मिक्स सप्लाई में जो हम लोग गए एंड बोले कि भैया मेवा का ट्रे दे दो या कोल्ड ड्रिंक एंड चॉकलेट्स का ट्रे दे दो, तो दैट एंटायर ट्रे, दैट इज उसके जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है, राइट, और सिंगल प्राइस में हम खरीद रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। तो ये जो ट्रे मैंने बात किया,
ये कंपोजिट सप्लाई क्यों नहीं है, देखते हैं। क्या इसमें 2 टैक्सेबल सप्लाई है? हाँ है। क्या ये सिंगल प्राइस में है? हाँ सिंगल प्राइस में है। क्या इसमें एक भी प्रिंसिपल सप्लाई है? नहीं। क्या इसमें क्या इसका कोई भी एक सप्लाई नहीं हो, मैं कोल्ड ड्रिंक रिप्लेस करके जूस कैन लगा दूं, तो क्या चॉकलेट्स इफेक्ट होगा? नहीं। सो इसीलिए दैट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। सिंस वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, देन ओनली वी कैन कम टू मिक्स सप्लाई, बिकॉज लास्ट लाइन इज where such supply does not constitute a composite supply, तभी वो मिक्स सप्लाई का जजमेंट में आ सकता है, हाँ या ना। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक हो गया। अब अपने थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक में। ओके, सो सेक्शन 8 बात करता है टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई ऑफ 2 or more supplies and one of which is a principal supply treated as supply of the principal supply। अब समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप कंपोजिट बोल दोगे, जब आप कंपोजिट बोल दोगे, तो मैं ये मानूंगा कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का सप्लाई हो रहा है। राइट, तो मेरे एग्जांपल में सेलफोन वाला में वो सेलफोन ही का सप्लाई हो रहा है, तो मैं स्टॉक में भी सेलफोन लिख रहा हूं, सेलफोन का सप्लाई हो रहा है। मिक्स सप्लाई ऑफ 2 or more सप्लाईज अगर होता है, द पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, हल्दीराम से पुचका मसाला ऑल टुगेदर अ न्यू आइटम। सर ये पुचका वाला वाज माय पेटेंट एग्जांपल, आई चोज नॉट टू रिपीट, आई विल रिपीट। सो मिक्स सप्लाई ऑफ 2 or more, सर मेरे संग आते हैं सर, आज जहां दिक्कत हो ना वहां पूछे, आज डिस्कशन नहीं, आज खाली एक बार डेलिब्रेशन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो मिक्स सप्लाई ऑफ 2 or more सप्लाईज, इसका मतलब जो ट्रे लिया मैंने, तो दैट इज अ डिफरेंट HSN कोड। इंपोर्टेड फ्रूट्स है उसका HSN कोड अलग है, कोल्ड ड्रिंक है उसका HSN कोड अलग है, चॉकलेट्स है उसका HSN कोड अलग है। जब मैं ट्रे में डलवा दिया उसका HSN कोड अलग हो गया। अब मैं बोल रहा हूं मिक्स सप्लाई ऑफ 2 or more सप्लाई, ठीक है, मिक्स सप्लाई है भैया, द पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, तो उसमें से जिसका भी रेट बेसी होगा वो लगेगा एज सप्लाई। सो लेट्स से चॉकलेट इज 28%, तो 28% लग जाएगा पूरे ट्रांजैक्शन में हाईएस्ट रेट लग जाएगा। सर पुचका वाला एग्जांपल कवर कर लेता हूं। सो आप 10 रुपया का नॉर्मल लोकल पुचका खाते हो 4 पीस, 10 रुपया देते हो, 4 पुचका लेते हो, वो आपको लेट्स से 5% पुचका का रेट है फॉर एग्जांपल, 18% आलू का रेट है, 28% पानी का रेट है, वो आपको 10 रुपया का 4 पुचका देता है। क्वेश्चन इज आप उसको 10 रुपया में कितना GST दोगे, 5%, 18% या 28%? एज पर आवर डिस्कशन आप वहां पुचका खाने गए थे, अब 5% दोगे। गोइंग फर्दर, आप स्पेंसर में जाते हो और या हल्दीराम से जाते हो, हल्दीराम में जाते हो, आप वहां पुचका का पैकेट लेते हो, आलू का पैकेट लेते हो और किनले मिनरल वाटर, एक्वाफिना मिनरल वाटर लेके आते हो। सो वो ये तीनों चीज एक बंडल में पैक किया हुआ है, लगाया हुआ स्टिकर, पुचका मटेरियल 100 रुपया। आप जाते हो 100 रुपया देते हो, वो वाला पैकेट लेके आते हो, उस 100 रुपये पर आप कितना GST दोगे? सर जो तीनों में सबसे हाईएस्ट होगा, अपने एग्जांपल में 28% लेट्स से पानी का, तो 28% लग गया पूरे 100 रुपया में। इट इज अ मिक्स सप्लाई, यस। इफ यू गोइंग टू अ स्पेंसर और हल्दीराम, इट इज अ मिक्स सप्लाई। इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लोकल पुचका फ्रॉम 10 रुपए का 4 पीस, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। परफेक्ट, अपने आगे बढ़े। Okay, friends, now what we are doing is we are discussing a basic जो सर्कुलर्स आए हैं, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ सर्कुलर्स डिस्कस कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं इस आज के सारे दिन में बहुत सारे सर्कुलर शेयर करूंगा आपसे, बिकॉज वो इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। राइट, सो पैरा 5.3 ऑफ सर्कुलर नंबर 32/6/18 12 फरवरी 2018 को आया था।
ये क्या बोला? फूड सप्लाइड टू द इनपेशेंट्स. Ma'am, we have to, I will repeat, I will repeat the example, right? Let us continue. I will repeat the example, right? So, ये क्या बोला? Food supplied to the inpatients as advised by the doctor, nutritionist, is a part of a composite supply of healthcare. So, यहाँ समझते हैं healthcare might be exempted. Healthcare might be exempted. अब डॉक्टर आके बोला कि नहीं नहीं आपको ना, लेट्स से आपको दिन रात सुबह शाम खाली डेयरी मिल्क का कैडबरी ही खाना है, या जो बॉर्नविल आया वही खाना है सुबह शाम, तो बॉर्नविल लाके खिलाया गया, तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो बॉर्नविल एंड हेल्थ केयर कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा. प्रिंसिपल सप्लाई इज हेल्थ केयर, राइट? सो सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर विल बी डीम्ड ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन. सर्कुलर नंबर 11/11/17 डेटेड 20 अक्टूबर 2017. ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं. दो पैरा में मैंने डिवाइड किया. इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज की एंड द लाइक वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर और द पर्सन who owns the usage rights of the intangible input, while the physical inputs included paper used for printing belong to the printer. Supply of the printing of the content supplied by the recipient of supply is the principal supply. Supply of printing of the content supplied by the recipient of supply is the principal supply. So मैंने आपको पेपर जरूर दिया, आप मुझे बोले कि अभिषेक मैं आईटीसी लिमिटेड हूँ, मेरी तुम एजीएम बुक को प्रिंट कर दो. सर मैं एकदम ए क्वालिटी की पेपर निकालता हूँ, उसमें आपकी एजीएम रिपोर्ट प्रिंट करता हूँ, आपको देता हूँ. सो क्वेश्चन है, मैंने आपको पेपर भी दिया, मैंने आपको प्रिंटिंग की सर्विस भी दी. तो यहाँ पर बता रहा है कि जहां पर आईटीसी ओन करता है राइट्स ऑफ द इंटेंजिबल इनपुट्स, जो उसमें लिखा हुआ है वो उसका है, वहां पर प्रिंटर जो दे रहा है आईटीसी को वो एक सर्विस दे रहा है. सो प्रिंटिंग, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट of supply is the principal supply. In case of supply of printed envelopes, यहाँ चेंज हो जाएगा, देखिए. In case of supply of printed envelopes, letter cards, printed box, tissue. हम रेस्टोरेंट में गए, टिश्यू पेपर में आईटीसी लिमिटेड लिखा हुआ है. आईटीसी होटल्स में गए, आईटीसी होटल्स लिखा हुआ है टिश्यू पेपर में, राइट? सो यहाँ पर they are saying it's a supply of goods. So a printer have to decide कि भैया जो हमसे प्रिंट करवाने आया आदमी वो कौन क्या काम में यूज कर रहा है. अगर वो बुक पब्लिश करवा रहा है या इंटेंजिबल चीज यूज जो देगा, किसी को बांटेगा, जो उसका कहलाएगा, तो वो प्रिंटिंग का काम कराने आया है. पर अगर वो एनवेलप, टिश्यू पेपर वो सब करवा रहा है जहां पेपर जा रहा है और एक सिर्फ लोगो जा रहा है, राइट, तो दैट विल बी अ कंपोजिट सप्लाई वेयर प्रिंसिपल सप्लाई इज गुड्स. ऊपर वाला भी कंपोजिट सप्लाई है बट प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विस. नीचे वाला भी कंपोजिट सप्लाई है बट प्रिंसिपल सप्लाई इज गुड्स. नाउ कनेक्टिंग यू टू गुड्स वर्सेस सर्विस. सर सर्विस का रेट 18%, गुड्स का रेट 5%. सर्विस का रेट 18%, गुड्स का रेट 5%. ऊपर वाले केस में लग जाएगा 18%, नीचे वाला केस में लग जाएगा 5%. सो दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशंस विद द कंसेप्ट, राइट? Ma'am, don't focus on the circulars. Don't focus on the circulars. I have just copy paste the content of the extract of the circular जो relevant है. Don't design or logo is owned by company. Perfect. मैं पढ़े इसको पढ़े. In case of supply of printed envelopes, letter cards, printed boxes, tissues, napkins, wallpapers, falling under chapter 48 or 49, specifically chapter 48 or 49, if you read, it's a set of articles printed with design, logo, etc. Yes, supplied by the recipient of the goods. जो recipient of goods है ITC Limited, उसी ने मुझे दिया. जो ITC Limited है, मैं प्रिंटर हूं, आप ITC Limited हो. ITC Limited came to my office and gave me the logo. ये लोगो को तुम प्रिंट कर दो भाई, ये लोगो है, इस लोगो को तुम मेरे हर टिश्यू पेपर में प्रिंट कर दो. supplied by the recipient of the goods but made using physical inputs including paper, but obvious
belonging to the printer. मैं printer में मैंने पेपर यूज किया. The predominant is that of goods, right? ऊपर आते हैं वापस. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? In case of printing of books, pamphlets, brochures, annual reports, and the like, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the usage rights of the intangible inputs, while the physical inputs, including the paper used for printing, belongs to the printer. अब समझते हैं. Supply of printing of the content, supply of printing of the content by the recipient of the supply is the principal supply. जो recipient को मैंने क्या दिया? मैंने printing दिया, because वही मेरे को material दिया क्या छापना है, मैंने सिर्फ छापा, तो that is a service, right? Logo is intangible, fine ma'am, but if you read chapter 40 to 49 वो अलग एक HSN कर दिया. See, now we have a concept issue ma'am, and this is GST. So you might have an option, अरे नहीं लोगो तो intangible है, पर मैम आप वो बांटोगे, आप यूज करोगे, आप कहाँ यूज करोगे? आपके कोई कम्युनिकेशन में यूज करोगे. सो यू आर यूजिंग अ लोगो, यू आर गिविंग मी अ लोगो फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिंट. सो मैं वो लोगो को प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगो हर एनवेलप में इंडोर्स कर दे रहा हूं. जो मेरा मेन सप्लाई है एनवेलप. नाउ वो लोगो को आप कहीं बांटोगे नहीं, आप हर जगह यूज करोगे, आपकी पेटेंट है, राइट? लोगो इज इंटेंजिबल एसेट, डेफिनेटली लोगो इज अ इंटेंजिबल एसेट, राइट? आज के दिन में लोगो इज जिसमें हम लोग ट्रेडमार्क करवा लेते कि कोई और यूज नहीं कर पाए, डेफिनेटली. बट आप वो मुझे लोगो दे नहीं रहे यूज करने के लिए. यू आर नॉट, और नाइदर यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन और द कंटेंट ऑफ द लोगो विद अदर्स थ्रू माय प्रिंटिंग मटेरियल्स. एजीएम में क्या होता है? आप मेरे को बैलेंस शीट फिगर्स देते हो कि जाओ तुम ले जाओ, शेयर करो. प्रिंट मटेरियल्स एजीएम देते हो आप शेयर करने के लिए. सो आई गेस आई एम क्लियर, आई एम मूविंग बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कपल ऑफ टाइम्स. Okay, circular 34/8, man, don't focus on the circular numbers, right? मैं खाली रेफरेंस के लिए लिखा हूं, जो कंटेंट है उसमें जाते हैं. क्या लिखा हुआ है? ये एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग. बस की जो बॉडी हम बना रहे हैं वो सोचिए क्या क्या बनता होगा, लोहा से, टीना से, पता नहीं क्या क्या चीज से बनता होगा. सो एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग इज अ कंपोनेंट सप्लाई. As regards which of the components is the principal supply, the circular directs that it be determined on the basis of facts and circumstances of each case. वो बोल दिया कंपोनेंट सप्लाई है, खत्म. अब प्रिंसिपल सप्लाई के लिए लड़ाई हम पे छोड़ दिया. You determine what is the principal supply, because it will depend on case to case basis. Let's discuss. Retreating of tires. In retreating of tires, which is a composite supply, retreating of tires is a composite supply. The predominant element is the process of retreating, which is the supply of service, and the rubber used for retreating is an ancillary supply. ये सब क्लेरिफिकेशंस आ गए हैं. ये लेगेसी में जजमेंट्स हुए थे, तो जीएसटी ने सबको नलिफाई करके एक सर्कुलर डाल दिया कि भैया मैं बता दे रहा हूं कौन सा क्या होगा. The circular also specifies that, बहुत important है मैम, the circular also specifies that value may be one of the guiding factors in this determination but not the sole factor. Could be possible कि जैसे कल एग्जांपल लिए थे हम लोग, 10 करोड़ रुपया का प्लाईवुड जा रहा है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा 20 करोड़ रुपया का है, राइट? सो वैल्यू माइट बी द डिसीजन फैक्टर बट नॉट द सोल फैक्टर. यहाँ पर कंपोनेंट सप्लाई हो गया एंड प्लाईवुड इज द प्रिंसिपल सप्लाई, राइट? अल्टीमेटली मैं सप्लाई कर रहा हूं प्लाईवुड, सप्लाई करना, भिजवाना आपके घर पे इज अ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो आप रिम्बर्स कर रहे हो. सो वैल्यू मे बी वन ऑफ द गाइडिंग फैक्टर्स बट नॉट द सोल फैक्टर. द प्राइमरी क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड इज what is the essential nature of the composite supply and which element of the supply imparts that essential nature to the composite supply. अगर मैं प्लाईवुड ही नहीं भेजूं तो वो 20 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन क्या काम का सर, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. ओके, the concept of composite supply in the GST is identical to the concept of naturally bundled service prevailing in the existing service tax regime. This concept has been explained here. ये CBEC से मैंने कॉपी किया है.
Bundled service means a bundle of provision, a bundle of provision of various services wherein an element of provision of, क्योंकि ये सर्विस टैक्स से आया तो ये खाली सर्विस का बात कर रहा है. Why I'm discussing to understand the intent. So bundled service means a bundle of provision of various services wherein an element of provision of one service is combined with an element of or elements of provision of any other service or services. तो एक सर्विस मेन है, बाद बाकी combined है. An example of bundle service would be air transport service providing by airlines, wherein an element of transportation of passenger by air, जो main principal supply है, is combined with an element of provision of catering service on board. Right? हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो एयर इंडिया में जा रहे हैं, तो एयर इंडिया में मेरा इंटेंट है दिल्ली पहुंचना. अब वो वहां पर ऑन एयर वो मेरे को खाना सप्लाई करता है, तो दैट इज नॉट दैट कैन नॉट बी द मेन सप्लाई. The principal supply is transportation of passengers. Each service involves differential treatment as a manner of determination of value of two services for the purpose of charging service tax is different. Definitely. The rule is important. If various elements of a bundled service are naturally bundled in the ordinary course of business. What is ordinary course of business? Airline industry में ऐसा ही होता है. आप टिकट बुक करो, आप जाओ, आपको मिल पूछते हैं मिल लोगे, आप बताओ यहाँ ले लो, वेज दे दो, तो दे चार्ज इट फॉर यू. It shall be treated as a provision of a single service which gives such bundle its essential character. तो सिंगल सर्विस जो कैरेक्टर देता है पूरे सप्लाई को वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. राइट? तो दिस इज अगेन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीबीएसई गाइड. ओके, नाउ अपने बात कर रहे हैं मिक्स सप्लाई में. मिक्स सप्लाई क्या बोल रहा है? अ हाउस इज गिवन ऑन रेंट, one floor of which is to be used as a residence and the other for housing of a printing press. आपने मुझे दिया, मैं एक फ्लोर यूज करूंगा खुद रहने के लिए और एक में मैं अपना प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया. Such renting for two different purpose is not naturally bundled. ऐसा नहीं कि मैं जहां रह रहा हूं वहीं मुझे काम करना है. It's not naturally bundled. In the what? In the ordinary course of business. प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये कॉमन नहीं है और ना ही जहां रहते हैं लोग वहां कॉमन है कि भैया जहां हम काम कर, जहां हम रहे वहीं हम काम करें. Therefore, if a single rent deed is executed, it will be treated as a service comprising entirely of such service which attracts highest liability of service tax. ये भी service tax वाला ही है. In this case, renting, important please, in this case, renting for use as residence is the negative list, जो आज भी exempt है GST में. While renting for a non-resident is chargeable to tax. Since the later category, that is the printing press category, attracts highest liability of service tax amongst the two, service bundled together, the entire bundle will be treated as renting of commercial property. So इसका मतलब GST में आप समझो कि मेरी G+1 बिल्डिंग है, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में मेरी ऑफिस है. आपने मुझे दोनों प्रॉपर्टी दी और दोनों प्रॉपर्टी की एक ही डीड बनी है हमारी. मैंने बोला सर 1 लाख रुपए दूंगा मैं दोनों फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का. ग्राउंड फ्लोर में मेरी ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर में मेरा रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस अंडर जीएसटी एग्जेम्प्टेड, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस जीएसटी एप्लीकेबल. तो आप जीएसटी क्या लगाओगे सर? क्योंकि सिंगल डीड है, आप ऑफिस वाली जो रेट 18% है वो पूरे रेंट पे लगा दोगे, 1 लाख पे लगा दोगे. आप नहीं बोल सकते कि 50,000 तो एग्जेम्प्टेड है. नहीं सर, नहीं माना जाएगा बिकॉज सिंगल डीड है. राइट, आगे बढ़ रहे हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. अब बात कर रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी की ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. टैक्स लाइबिलिटी किसी को भी क्वेरी है थोड़ा सा होल्ड करें, मैं इंटेंशनली चैट बॉक्स बंद किया हूं. एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर विल टेक द क्वेरी, बिकॉज ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है इसमें. तो इसमें आप रिसेप्टिव मोड में रहे तो आप और क्लियरिटी बनेगी आपकी. राइट, तो determination of tax liability of composite and mixed supply. The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner. A,
A composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply. Telephone, अपना cell phones में mobile phone is a principal supply. Shall be treated as supply of such principal supply. उस सप्लाई का माना जाएगा सप्लाई हो रहा है एंड उसकी जो टैक्स रेट है वो पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लग जाएगी. A mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate. जो highest rate है उस प्रोडक्ट में माना जाएगा कि उसी का सप्लाई है, वो रेट सब में पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लग जाएगा. अब मैं जो एक सेकेंड, ओके, सो अब पूरी कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में मैंने सारे इनपुट्स दे दी. अब एक एक चीज कंपेयर और डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ सिंगल प्राइस और द कस्टमर पेज द सेम अमाउंट नो मैटर हाउ मच ऑफ द पैकेज दे एक्चुअली रिसीव और यूज. आपने मुझसे प्लाईवुड मांगा, मैंने प्लाईवुड भेजा. So what I've supplied is transportation service and plywoods. Have you used plywood? Yes. Have you used transportation service? No. आप transportation service तो use नहीं करो. That was I have supplied you, but आप तो plywood use कर रहे हो. तो there is a single price or the customer pays the same amount, no matter how much of the package they actually receive or use. vis-a-vis mixed supply में क्या बोलते हैं? Single price must be charged for all the components in the supply. Sir, एक प्राइस बताइए. Single price, that's it. Second, the different elements are integral to one overall supply. The different elements are integral to one. एक पे integral है. Overall, integral to one overall supply. If one or more is removed, the nature of the supply would be affected. If one or more is removed, the nature of the supply is affected. That is composite supply. Mixed supply में क्या है? The components of the supply are not integral to each other. Cold drink की जगह आप juice replace कर दो, no one is affected. The different elements are not available separately. The different elements are not available separately. अभी मैं सेलफोन का बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि चार्जर अलग से नहीं मिलता, चार्जर अलग से मिलता है, राइट? बट अगेन उस बॉक्स, जब आप सील पैक नया फोन लेने आ रहे हो तो चार्जर तो उसके संग चाहिए. द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल सेपरेटली. आप कोल्ड ड्रिंक कभी भी ले लो, वो कभी चॉकलेट्स कभी भी ले लो. कंज्यूमर्स परसीव दैट व्हाट दे रिसीव इज अ सिंगल सप्लाई, नॉट इंडिपेंडेंट सप्लाई. कस्टमर बोलता है मैंने भैया फोन खरीदा, मतलब डेफिनेटली चार्जर बैटरी उसमें है, तो सिंगल सप्लाई वो परसीव करता है. द कंपोनेंट्स सोल्ड टुगेदर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मिक्स सप्लाई. द एलिमेंट्स आर नॉट नॉर्मली एडवर्टाइज्ड एज अ पैकेज. ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. आप जब सेलफोन लोगे तो उस डब्बे में लिखा रहेगा दिस बॉक्स कंटेन्स अ चार्जर, अ बैटरी, अ ईयरफोन. सो दिस एलिमेंट्स आर नॉर्मली एडवर्टाइज्ड एज अ पैकेज. And the different components are aspects of quality or grade of the overall supply. सर हमारी ईयरफोन साउंड कैंसिलेशन वाली है, हमारा चार्जर टर्बो चार्जर है. So again, the differential components are aspects of the quality or the grade of the overall supply, right? So ये basic theoretical and practical comparison है of composite and mixed supply. अब अपने दो स्लाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं. ये दो स्लाइड अभी खाली समझे, जब इसकी टॉपिक डिस्कस होगी तो आई विल क्रॉस कनेक्ट. सो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई इन द सेंस कि किस टाइम में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, राइट? सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, इफ द कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, अगर वो सर्विस पकड़ता है एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, अगर वो सर्विस होता है, सच कंपोजिट सप्लाई वुड क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ सर्विस. सो सर जब अपने टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. ये अलग अलग चैप्टर है, विल डिस्कस. सो इसमें ये बोला हुआ है कि अगर आपकी प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एप्लीकेबल होगा. अलग अलग कंडीशन होती है. और अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एप्लीकेबल होगा. दैट्स इट. मिक्स सप्लाई में क्या बोला है? द मिक्स सप्लाई इफ इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ सर्विस
liable to tax at higher rates than any other constituent supplies, such mixed supply would qualify as supply of service, and accordingly the provision relating to such time of supply would be applicable. सेम चीज सर, इसकी यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी था कि ये ऐसा कुछ है, एंड व्हेन वी विल डिस्कस द चैप्टर वी विल कंप्लीट इन फुल, राइट? सो इसमें और टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे हैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट केस लॉज में। इसके बाद वी विल टेक डिस्कशंस और आस्क क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली कंपोजिट वर्सेस मिक्स सप्लाई, राइट? सो विस्ता मैरीन एंड हाइड्रोलिक्स वर्सेस अनिल कुमार जी IRS है। तो केस नेम इज विस्ता मैरीन एंड हाइड्रोलिक्स। इसमें क्या होता है, कौन से ना, इसमें ओके ऑडिबल सो विस्तारा मेरी में क्या बोला है, इसमें एक सर्कुलर का रेफरेंस दिया है, तो आई जस्ट रिटन द सर्कुलर ओनली फॉर द रेफरेंस, राइट? ओनली फॉर द रेफरेंस। नॉट ऑडिबल मैम, नॉट ऑडिबल। अच्छा, नॉट मैम, आई गेस सबको सुन रहा है, तो एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए, एक बार नेट चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, तो सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड रिपेयर सर्विस आर डिस्टिंक्ट। तो मैं गाड़ी रिपेयर करने भेजा आपके पास, आप गाड़ी रिपेयर किए और आपने बोला अभिषेक 3 प्रोडक्ट खराब है। मैंने बोला भैया ठीक है, आप नया लगा दीजिए। तो अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, आपने गाड़ी वाले से सप्लाई ऑफ सर्विस भी ले लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स भी ले लिया। तो दिस सर्कुलर में they have clarified, what they have clarified we'll discuss. The supply of spare parts, accessories and repair service are distinct and separately identifiable supplies for which the rates are quoted differently, and the work orders are issued separately, specifying the spares, accessories to be supplied and the services to be supplied. अलग अलग बिल में बता दिया मैंने कि मैंने आपको लेट्स से गियर ऑयल दिया है, क्लच वो पैड दिया है, एंड सर्विस दिया है मैंने आपको। सो एंड द रेट्स एप्लीकेबल एज पर द रेट्स कोटेड इन द रिपेयर रेट कॉन्ट्रैक्ट कांट बी कंसीडर्ड एज कंपोजिट सप्लाई। तो वापस पढ़ो, मैं लाइन मिस कर दिया था। Quoted differently, and the work orders are issued separately, specifying the spares, accessories to be supplied and the services to be supplied and the rates applicable thereon, supply of goods, supply of service, as per the rates quoted in the repair rate contract, can't be considered as a composite supply. जब मैं आपको अलग अलग बता दिया हूं, स्पेसिफाई कर दिया हूं, देखिए ये गुड्स का HSN कोड है, ये रेट है, ये रिपेयर का HSN कोड है, ये रेट है। So it cannot be a composite supply. So since it is not a composite supply, it can be a mixed supply. Let's check. So where a supply involves supply of both goods and service, and the value of such goods and service supplied are shown separately, the goods and service would be liable to tax at the rates as applicable to such goods and service separately. फ्रेंड्स, यहाँ कंसेप्ट लगाना है। आप कंपोजिट से बाहर निकल के, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिक्स में घुस जाऊंगा। मिक्स में अगर आप मुझे ट्रे बोले तो एक अलग HSN हो गया सर, आपने डाइसेक्ट नहीं किया, सिंगल प्राइस। यहां पर बिल में आपने डाइसेक्ट कर दिया कि रिपेयर का इतना रुपया लगा, उसका रेट 18% है, स्पेयर पार्ट्स का इतना रुपया लगा, उसका HSN कोड ये है, उसमें उसका रेट 5% है, तो वो मैं वही लूंगा, मैं पूरे बिल पे नहीं लूंगा। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, जो मेरी पुचका वाली एग्जांपल थी, 10 रुपए के 4 पीस कंपोजिट सप्लाई, 100 रुपए का बैग, 100 रुपया में मिक्स सप्लाई। इसके बीच में और एक सप्लाई आ गया कि मैं स्पेंसर गया वापस, मैं पुचका का पैकेट अलग लिया, पानी का बोतल अलग लिया और आलू की पैकेट अलग लिया। मैं लाइन में खड़ा हो गया, जब मैं गया तो मुझे बिल मिली, पानी की बोतल 28%, पुचका 5%,
आलू 18%, तीनों एचएसएन कोड अलग, तीनों जीएसटी रेट अलग, जो लगा मैं वो दूंगा। तो इट्स नाइदर अ कंपोजिट सप्लाई नॉर अ मिक्स सप्लाई। जरूरी नहीं है कि कंपोजिट नहीं हो तो मिक्स ही होगा क्या, ऐसा नहीं है। तो इस जजमेंट में यही बोला कि भैया कंपोजिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मिक्स मान लो, इसका मतलब जो रेट है वही लगा लो, राइट। फ्रेंड्स, अभी मैंने बात किया एचएसएन कोड के बारे में, अगेन इट्स एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक। मैं दो तीन कंसेप्ट आज और दूंगा, राइट, कनेक्टेड कनेक्टेड, सो दैट जब हम वो टॉपिक करें सो इट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड। एक कंफ्यूजन है मार्केट में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएससी कोड। देयर इज नथिंग कॉल्ड एसएससी कोड। आप जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, जीएसटी फॉर्म्स सब जगह देख लो, नोवेयर रिटन एसएससी कोड, राइट। सर सर्विस अकाउंटिंग कोड जनरली बोलते हैं बिकॉज सर्विस टैक्स रेजिम में बोलते थे। जब जीएसटी आया तो सेटा में, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में, चैप्टर 99 इंसर्ट हुआ। अपनी जो भी सर्विस है उसकी एचएसएन कोड स्टार्ट होती है 99 से, बिकॉज उस चैप्टर का पार्ट है। सो सर्विस एचएसएन कोड और गुड्स एचएसएन कोड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एसएससी कोड ऑन लीगल फ्रंट। So why I'm sharing with you, I faced a client जिसका कुछ इशू है एंड जो मेरा क्लाइंट है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जिसको लेट्स से मेरा क्लाइंट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मेरे क्लाइंट ने मेरे कंसल्टेंसी पे 2 डिजिट एचएसएन कोड आपको लिख के दे दिया बिल पे, क्योंकि उसका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे था। आपने बोला नहीं नहीं मुझे 6 डिजिट एचएसएन कोड लिख के दो बिकॉज मेरे एसएपी में यही लेगा। So he said, no, my CA have said since my turnover is below 5 crores, मुझे 2 डिजिट देना है। तो वो बोला नहीं नहीं आप नोटिफिकेशन शेयर करो। तो मैंने नोटिफिकेशन है तो मैं शेयर कर दिया। उस बंदे ने बोला कि देखो इस नोटिफिकेशन में एचएसएन लिखा हुआ है, आप दे रहे हो सर्विस, आपसे मैं एसएससी कोड मांग रहा हूँ। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी ऑफ इंडिया एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट दिस वाज टू बी कम्युनिकेटेड टू हिम। तो व्हाट आई एम शेयरिंग इज HSN code is the only code for all the goods and service. Goods का HSN होता है, सर्विस का HSN होता है, एंड सर्विस का HSN स्टार्ट होता है 99 से, बिकॉज वो चैप्टर 99 में आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस केस को समझने के पहले फ्रेंड्स मेरे साथ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्योर एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपका जीएसटी रिटर्न भरता हूं। आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आती है 1 लाख रुपए कैश पेमेंट करना, और मेरी फीस है 15,000 रुपए। सर मैम वॉइस ब्रेकिंग। अच्छा, यू आर ऑल्सो फेसिंग, इट्स क्लियर, single sentence is not completely, it's fine, no problem. Ma'am, what to do? I ma'am, ma'am, it's a request that if you log out and then log in again as another participants are suggesting, or if you want any assistance from the organizer, please you can WhatsApp. I don't know how to help you, ma'am. We will be sharing the recording by tomorrow definitely. सर वेटिंग थोड़ा सा फ्लो तोड़ देगा, 7 बज गया है ना। लेट्स कंटिन्यू या या सो व्हाट इज प्योर एजेंट? प्योर एजेंट आपने, मैं 10 लाख रुपया मैं कहा था, अच्छा ठीक है, आपकी जीएसटी की टैक्स अमाउंट है 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए मुझे दिया कि अभिषेक तुम मेरा टैक्स का पेमेंट कर दो, और मैंने बोला कि सर 15,000 रुपया मेरी प्रोफेशनल फीस है। तो बोला हाँ ठीक है यार ले लेना, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं जीएसटी चार्ज भी करूंगा। बोला हाँ तुम कर लेना, ठीक है, ओके सर मैं करता हूँ।
आपने मेरे अकाउंट में 1 लाख भिजवाया, मैंने वो 1 लाख जीएसटी अकाउंट में जमा करवा दिया, गवर्नमेंट के पोर्टल में जमा करवा दिया, और मैंने 15,000 रुपये आपसे और ले ली मेरी प्रोफेशनल फीस। सो माय क्वेश्चन इज, मैं जीएसटी कितना पे चार्ज करूं, 1 लाख पे या 1,15,000 पे? आई वांट पार्टिसिपेंट्स टू आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं 1 लाख पे जीएसटी चार्ज करूं या 1,15,000 पे? बट सर आपने मुझे 1,15,000 दिया है। बट सर आपने मुझे 1,15,000 दिया है। ओके, यहां हम लोग सब कंफर्म्ड है कि सर्विस पोर्शन 15,000 पे लगा दो। अब मैं आपको इसकी क्रक्स पे ले जाता हूं। 1 लाख रुपया जो मैंने इस टैक्स, यस सर मैम, तो आपने जो 1 लाख मुझे दिया, मैंने आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा किया, आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा किया। अब प्लीज अंडरस्टैंड, हाउ डू यू नो कि 1 लाख ही जमा किया, एंड हाउ डू यू नो कि आपके बिहाफ में जमा किया? यू ओनली कम टू नो दिस टू वाइटल थिंग्स, दैट आपके बिहाफ में जमा हुआ है या नहीं हुआ है, या 1 लाख ही जमा या नहीं हुआ है। You only come to know when you see the चालान, कि चालान में आपका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, यस सर, एंड अमाउंट में 1 लाख रुपीज ही लिखा हुआ है। सो अल्टीमेटली जो डॉक्यूमेंट है, जो टैक्स पेइंग या जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में किसका नाम है? आपका, मेरा नहीं। पेमेंट मैं कर रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट से हो रहा है, बट उस डॉक्यूमेंट में, उस चालान में आपका नाम है, और अभिषेक ने कोई भी मार्कअप नहीं रखा। जितना उस डॉक्यूमेंट में अमाउंट लिखा हुआ है, उस अमाउंट में कोई भी मार्कअप नहीं रखा। अगर ये दो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल होती है, देन अभिषेक अग्रवाल इन दिस ट्रांजैक्शन इज अ प्योर एजेंट। यू कैन रेफर रूल 33, एक्सप्लेनेशन है रूल 33, यू कैन रेफर दैट। अब मैं जो बोलने जा, ये डाइजेस्ट हो गया सर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं शायद डाइजेस्ट नहीं हो। सो अपने नेक्स्ट संडे वैल्यूएशन क्लास है, अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो वहां डिस्कस करेंगे। मैं खाली इस केस लॉ को बताता हूं। इस केस लॉ में क्या हुआ, ई स्क्वायर लीजर प्राइवेट लिमिटेड का केस है, महाराष्ट्र का है। Sorry, as the reimbursement of the expenses constitute the compulsory supply, where principal supply or the main supply is renting of immovable property, thus GST would be payable। इसका मतलब क्या है? रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। तो मैं लैंडलॉर्ड हूं और मैंने आपके बिहाफ में कॉफी मशीन खरीद ली, जो सब शेयर करते हैं। मैंने आपके बिहाफ में वाईफाई प्रिंटर लगा दिया, जो सब शेयर करते हैं, एंड वी हैव कम टू अंडरस्टैंडिंग कि इतना रुपया मैं हर आदमी से लूंगा, राइट? तो मैंने खर्चा किया और मैंने आपसे रिम्बर्स किया। सर ये जो प्रिंटर वाला, सीसीडी वाला कॉफी वाला है, ये मेरे नाम पे बिल दे रहा है, जो लैंडलॉर्ड है। तो क्योंकि बिल आपके नाम पे नहीं है और बिल मैं रिम्बर्स कर रहा हूं, तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगी। तो ये बोल रहा है जजमेंट, एज द रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस कंस्टिट्यूट द कंपोरी सप्लाई। मतलब अभिषेक अग्रवाल इज नाउ गिविंग यू अ रेंटल सर्विस एंड ऑल्सो गिविंग यू द अरेंजमेंट ऑफ प्रिंटिंग, द अरेंजमेंट ऑफ कॉफी। तो उस कॉफी और ये जो प्रिंटिंग है, इसका जो आप पैसे रिम्बर्स कर रहे हो, उस पे भी जीएसटी लगेगी। कंपोरी सप्लाई, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई इज रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, 18%। 18%। Point 2, as the reimbursement of the expense constitute composite supply, GST would be applicable at the rate applicable of the principal supply, that is 18% लग जाएगी। Friends, not to digest is, ये खर्चा इलेक्ट्रिसिटी है, ये खर्चा इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे कोलकाता में सीईएससी है, सीईएससी इज इनवॉइसिंग अभिषेक अग्रवाल, सीईएससी इज इनवॉइसिंग अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल को उस बिल में कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लग रहा। मैम विल टेक क्वेरीज। हाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा था। सो मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सब में आ रहा हूँ। तो मेरा एग्जांपल समझो मैम, सीईएससी अभिषेक अग्रवाल को बिल कर रहा है, उस बिल में नाम है अभिषेक अग्रवाल का,
उस बिल में आपका नाम नहीं है। अब अभिषेक अग्रवाल ने एक बड़ी सारी G+2 ऑफिस खोल के रखी है और हर फ्लोर में 4-4 ऑफिस है जो आप लोग को बांट के रखा है। नाउ अभिषेक अग्रवाल ने सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफिस के बाहर एक सबमीटर इंस्टॉल कर दिया जो अभिषेक ने खरीदा है, और वो बोला कि मैं सबमीटर के अकॉर्डिंग जो बिल आएगा वो डिवाइड कर लूंगा एंड आई विल आस्क फॉर रिम्बर्समेंट। फिर उसने सोचा यार ये बिल ऑफिस में लिफ्ट है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, तो यार इन सब का मेंटेनेंस तो आप ही को देना पड़ेगा, तो वो एक एडहॉक चार्ज कर लेते हैं। The moment CESC is invoicing bill on me, I am losing the shoes of pure agent. I am sure आपको ड्रेस नहीं होगा। इसका मतलब है जब मैं आपको बिल बनाऊंगा रेंटल का और मैं जब आपसे रिम्बर्स करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, मैं दोनों पे जीएसटी लगाऊंगा। इस ई स्क्वायर में यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी लगा है, म्युनिसिपल टैक्सेस रिम्बर्समेंट में भी जीएसटी लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलो अभिषेक यू आर द ओनली टेनेंट, एंटायर G+2 ऑफिस आपकी है, आप आके पूरा अपना ऑफिस सेटअप करके रखे हो, ग्राउंड फ्लोर ओनली जीएसटी लिटिगेशंस, फर्स्ट फ्लोर ओनली जीएसटी कंप्लायंसेस, सेकंड फ्लोर अदर्स, एंड आपने बोला कि अभिषेक जो सीएससी तुमको बिल दिया ना वो बिल तुम मेरे को दे दो, मैं पेमेंट कर दूंगी। यू डोंट आस्क फॉर अ रिम्बर्समेंट, यू डोंट आस्क फॉर अ रिम्बर्समेंट। आई सेड ओके, बिल पकड़िए, पेमेंट कर दीजिए। Then also I am liable to charge GST on the same amount. We will go and read the section of valuation Sunday को। Sir, what would the amount of GST? Rental income plus electricity reimbursement पूरे अमाउंट पे 18% GST। If not digested, no issues. Trust me, Sunday को अपने ये डिस्कस करेंगे। If you want to refer, valuation section 15 subsection 2 ABC, subsection 15 subsection 2 ABC clause, right? So we will discuss this on Sunday. तो I know, but ये केस लो यहाँ कवर करना जरूरी था कि now what is happening, ma'am? Understanding the concept of the valuation rules and multiplying with this composite versus mixed supply is creating a huge impact on the taxpayers, right? So huge impact. Let's move further. Okay. Cummins India Limited, इसमें क्या हुआ? इशू पढ़ते, रूलिंग पढ़ते, I have also copied the extract. Determination of the GST liability by deciding principal supply of the composite supply qua maintenance contracts executed between the customer and the applicant. So ruling क्या आया? It is held that the principal supply in the present case between the applicant and the customer is only supply of service. नीचे पैरा पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा। The agreements also reveal that the applicant is engaged in providing repair. So Cummins is a generator company, if you know. So repair and maintenance in respect of engines which are movable in nature, and hence it would not be considered as a work contract, because work contract का definition हमने कल पढ़ा है कि immovable property होना जरूरी है. Since work contract under GST law emphasizes immovable property, wherein transfer of the property is involved in the execution of such contract. Okay, next very important. Even though the AMC covers both supply of goods and service, क्योंकि रिपेयर करते हुए मैंने goods भी दिया, the predominant intention is to provide maintenance service for the proper upkeep of the machines belonging to their clients, and supply of goods follows as a consequence to the supply of maintenance service. Hence, supply of maintenance service is the dominant intention of the contracts and can be considered as a principal supply. So, composite supply माना and supply of service को मान लिया principal supply, right?